गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपन फर्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 से हम आज जो है सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपके पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है सॉलिड, तो उसमें से कॉपर कितना निकलेगा, है ना? कि कॉपर उसमें कितने ग्राम होगा, 100 ग्राम के अंदर से कॉपर का वेट कितना होगा। यानी एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम मास परसेंटेज ही निकाल रहे हैं कि कॉपर सल्फेट 100 ग्राम है, क्योंकि परसेंटेज 100 में से होता है, तो उसमें से कॉपर कितना है। एटॉमिक मास कॉपर का दिया गया है और वो आपको क्वेश्चन में दे दिया है 63.5 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब 1 मोल कॉपर सल्फेट का मतलब क्या होता है, कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना है, वो होता है 1 मोल के अंदर मास। तो कॉपर का तो 63.5 है ही, सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन कितना ऑक्सीजन है, 4 है। तो 4 इंटू 16 यानी 64। तो टोटल आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो मास है वो आपके आता है 159.5 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल कॉपर सल्फेट में इतने होते हैं। ठीक है। और जब एक मोल कॉपर सल्फेट है यानी कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट है, तो उसके अंदर कॉपर कितना होता है, 63। तो एक में कितना होगा, यानी अगर हम कहें कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो उसमें कॉपर है 63.5 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना होगा, 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5, और 100 में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 इंटू 100। तो इस तरीके से निकल जाएगा कॉपर, और वो कितना आ रहा है 39.81। ठीक है। 39.81 ग्राम जो है कॉपर है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, सॉरी 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के सैंपल में, नॉट इन सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला of an oxide of iron in which the mass percentage of iron and oxygen are 69.9%, 69.9 and 30.1 respectively. ठीक है। Given that the molar mass of oxide is 159.8 ग्राम पर मोल, एटॉमिक मास दे दिया है आयरन का और ऑक्सीजन का, दोनों का। अगर आपको याद हो तो अपन ने कल क्वेश्चन नंबर 3 किया था, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल थर्ड वाले का ही आगे प्रोसीजर है। क्योंकि आपको याद होगा अपन जो है पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं और उससे मॉलिकुलर फार्मूला निकालते हैं। तो आपको याद होगा जब हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसमें भी आयरन 69.9% दिया गया था और ऑक्सीजन 30.1 था, और मास भी यही था आयरन और ऑक्सीजन का, और एम्पेरिकल फार्मूला निकला था Fe2O3। तो यहाँ तक का प्रोसीजर तो इस क्वेश्चन का भी सेम है, यानी ये चीज़ हमको एज इट इज़ करनी है। उसके अंदर भी एलिमेंट, उनके सिंबल, परसेंटेज बाय मास कितने थे, और वो हमने मान लिया कि 100 है टोटल, तो जितना परसेंटेज है वही उतने क्या हो गया, उसका गिवन मास हो गया। एटॉमिक मास ये है ही। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास ये रहा, मोलर मास ये रहा। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकले थे 1.25 और ऑक्सीजन के निकले थे 1.88। ठीक है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसका हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उससे सबको। तो 1.25 डिवाइड बाय 1.25 यानी 1, और 1.88 डिवाइड बाय 1.25 इज इक्वल टू 1.5। सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट किया था तो ये हो गया 2:3 का, क्योंकि डेढ़ का अंतर चल रहा है। तो 2:3 यानी Fe2 हो गया और O3। तो Fe2O3 क्या बना था, हमारा एम्पेरिकल फार्मूला बना था। अब आ जाइए वापस, यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में वापस करना पड़ेगा। ये देखिए, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला, सी क्वेश्चन 3। तो यहाँ तक हमको एज इट इज़ करना पड़ेगा। अब ये क्या है, इसने मोलर मास दे दिया है। तो देखिए आपको मालूम है कि हम n निकालते हैं। n क्या होता है कि जो मोलर मास है और जो एम्पेरिकल फार्मूला से जो एम्पेरिकल मास आया है डिवाइड कर देते हैं, और जितना n आता है उससे उस एम्पेरिकल फार्मूला को पूरे को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम एम्पेरिकल मास निकालें, एम्पेरिकल मास किससे निकालेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला से निकालेंगे। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, Fe2O3, क्वेश्चन नंबर 3 से हमने देख लिया। तो यहाँ देख लिया, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा करना पड़ेगा, यानी एम्पेरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको।
तो एम्पेरिकल फार्मूला जब फाइंड आउट किया तो वो आया था Fe2O3, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम मास देखें तो कितना आता है, देखो आयरन 55.85 है मल्टीप्लाई बाई 2 क्योंकि 2 आयरन है, और ऑक्सीजन 16 होता है मल्टीप्लाई बाई 3 क्योंकि 3 है। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला मास आता है वो आता है 159.7 ग्राम पर मोल, और जो मोलर मास दिया हुआ है वो दिया हुआ 159.8 ग्राम पर मोल। तो एन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, ये अपन जानते हैं। इससे एन निकल जाता है, और एन वो नंबर है जिससे हम एम्पेरिकल फार्मूले को पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या मिल जाता है हमको, मॉलिकुलर फार्मूला मिल जाता है। पर यहाँ तो आप देखेंगे कि जो एन की वैल्यू है वो 1 आ रही है, यानी कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या, Fe2O3, उस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वापस, Fe2O3 ही आएगा। इसका मतलब इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वही इसका क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला है। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि एम्पेरिकल मास और मॉलिकुलर मास इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वही इसका मॉलिकुलर फार्मूला है, और वो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, और वो कितना होता है, Fe2O3 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी था ये, लेकिन वहाँ सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला निकाल करके जो है छोड़ दिया गया था, उतना ही पूछा गया था। और अगर आपको मोलर मास दे दिया जाए तो मॉलिकुलर फार्मूला भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो, वो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, देन उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9 है एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 आइसोटॉप दिए गए हैं क्लोरीन के, तो एटॉमिक मास यानी एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन का। अब क्लोरीन के जो है 2 आइसोटॉप होते हैं C35 और C37। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला भी हम कर चुके हैं। एटॉमिक मास भी हमें पता है कैसे निकाला जाता है, और एवरेज एटॉमिक मास भी कैसे निकाला जाता है। एवरेज जो एटॉमिक मास है वो क्या है, कार्बन जो है C12 के 1/12 है ना, 1/12 जो भाग होता है उसका जो मास होता है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास है। ठीक है, यानी कार्बन 12 के बेसिस पे हम जो है एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास के अब निकालते हैं कि जो एलिमेंट है उसके, सॉरी, एक से ज़्यादा जो है जब आइसोटॉप्स होते हैं तो उन आइसोटॉप्स की जो नेचुरल अबंडेंस है और उनका जो मोलर मास है वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उन सबको क्या कर दिया जाता है, अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या निकल जाता है हमारा, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाता है। तो अगर C35 की नेचुरल अबंडेंस देखें तो वो है 75.77%। ठीक है, यानी 100 अगर आपके पास में है तो उसमें कितना होगा, 75.77% Cl35 होगा। लेकिन हम क्या, हमारे पास तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.7577 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही Cl37 कितना, 24.23, कितने में से, 100 में से, और अगर हम 1 में माने तो कितना हो जाएगा, 0.2433। मोलर मास तो यही रहना है, इसका ये है और इसका ये है, तो मोलर मास से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, फ्रैक्शनल एबिडेंस। फ्रैक्शनल एबिडेंस जो है, फ्रैक्शनल एबिडेंस जो है वो Cl35 की कितनी है, 0.7577, और फ्रैक्शनल एबिडेंस जो Cl37 की है वो है 0.2423। ठीक है, तो 0.7577 मल्टीप्लाई होगा किससे, इसके मोलर मास से, यानी 34.9689, और 0.2423 मल्टीप्लाई होगा इससे 36.9659। ठीक है, और जब उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आएगा 35.4527। और इसीलिए आपको याद होगा हम क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं वो 35.5 लेते हैं। ठीक है, तो ये 35.5 यहाँ से आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहे हैं ये कि इन 3 मोल ऑफ इथेन, इथेन के 3 मोल लिए हैं, C2H6 होता है इथेन, आप जानते हैं, उसके 3 मोल लिए गए। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कि 3 मोल अगर इथेन के हैं तो उसमें कार्बन के कितने मोल्स हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, और थर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, यानी मॉलिक्यूल्स कितने हैं इथेन के टोटल। ये 3 क्वेश्चन हैं।
तो अगर हम देखें कि 1 मोल इथेन के अंदर कार्बन कितना है, 2 मोल होते हैं क्योंकि C2H6 है। तो 1 मोल अगर इथेन है पूरा तो उसमें कार्बन कितना होगा, 2 मोल होता है। तो अगर टोटल 3 मोल है तो कार्बन कितना होगा, 3 × 2 यानी कि 6 मोल। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 6 मोल। सेकंड वाला क्या है कि 1 मोल अगर C2H6 है तो उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, अगर आप देखें तो उसमें हाइड्रोजन है 6 मोल। तो 3 मोल C2H6 में हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 × 3 यानी 18 मोल। ठीक है। और 1 मोल C2H6 है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इसका 3 गुना यानी 6.02 × 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, तो 6×3 18 होते हैं, यानी 18.06 × 10⁻26 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर क्या है, अब शुगर देखिए बहुत टाइप की होती है, इन्होंने जो है इसके फॉर्मूला दिया है C12H22O11 डाइसैकेराइड है बेसिकली, इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर में निकालनी है कंसंट्रेशन, या हाँ कंसंट्रेशन को मोल्स पर लीटर में निकालना, यानी मोलरिटी की फॉर्म में। और मोलरिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर। ठीक है। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। ये सॉल्यूशन जो है वो टोटल कितना है, 2 लीटर विद सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या था, शुगर। शुगर के पार्टिकल मिला करके सॉल्यूशन 2 लीटर। ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन का अमाउंट आ गया, कितना हो गया, 2 लीटर। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं शुगर के, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है मोलरिटी का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास भी दे दिया इन्होंने, कितना है कि 20 ग्राम। अब मोलर मास निकालना है कॉपर का, सॉरी इसका शुगर का। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, C12H22O11, यानी C12 के कितने हैं, 12 आइटम है, और एक का मास कितना होता है, 12, यानी 12 × 12। हाइड्रोजन के 22 आइटम है और मास कितना होता है, 1, यानी 22 × 1। और ऑक्सीजन के 11 हैं और मास होता है 16, यानी 11 × 16। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जब ये सारे जोड़ेंगे तो आता है 342 ग्राम, यानी 342 ग्राम जो है वो क्या होता है, शुगर, यानी C12H22O11 का मोलर मास है। ठीक है। ये मोलर मास हो गया। गिवन मास 20 ग्राम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और वो देखिए कितने आ रहे हैं, 0.0585। ठीक है, ये आ गए। अब सॉल्यूशन तो है ही 2 लीटर, तो मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। तो 2 लीटर तो नीचे आ ही जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.0585। तो उससे जो कंसंट्रेशन आ रही है निकल के, वो क्या आ रही है, 0.0293 मोल्स पर लीटर, या मोल्स पर लीटर ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं 0.0293 एम। एम मतलब कैपिटल एम, और कैपिटल एम किसको डिनोट करता है, मोलरिटी को ही करता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हम कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये शुगर वाला, तो जिसमें 20 ग्राम शुगर ली थी, हाँ, और हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए थे, क्योंकि शुगर का मोलर मास जो है वो 342 ग्राम पर मोल आया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, 20, और मोलर मास 342। तो मोल्स निकल कर के आ गए थे अपने पास 0.0585 मोल्स। और मोलर कंसंट्रेशन निकालने का फिक्स फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आंसर आ गया था 0.0293 मोल्स पर लीटर, या 0.0293 एम, कैपिटल एम। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th नंबर क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल की डेंसिटी दे दी है 0.793 kg पर लीटर। ठीक है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड टू मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.5 एम सॉल्यूशन। अब देखिए इसने m जो दिया है वो क्या है, कैपिटल M, यानी मोल्स पर लीटर, यानी 0.25 मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन अगर मिथेनॉल का है
तो उसमें कितने हैं 0.25 मोल्स है। मोलर मास अगर हम देखें मिथेनॉल का तो वो होता है 32 ग्राम पर मोल है। और बिकॉज यहाँ पर जो है जो डेंसिटी दी है वो केजी पर लीटर में दी है, तो हाँ है हर चीज़ को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी मोलर मास जो है वो 32 ग्राम पर मोल है, अगर उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.032 केजी पर मोल। ठीक है। और मोलरिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन मोलरिटी का एक फॉर्मूला एक और होता है, वो होता है डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी हमने ये क्वेश्चन भी देख रखा है कि मोलरिटी यानी मोलरिटी का एक और फॉर्मूला है और वो ये है डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। इससे भी जो है क्या निकल सकती है, मोलरिटी निकल सकती है। तो डेंसिटी ये है, ठीक है, 0.793 kg पर लीटर, और मोलर मास अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला वो कितना आया 0.032 kg पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल दी मोलरिटी, और मोलरिटी आई 24.78 मोल्स पर लीटर या कैपिटल एम। इसी बात है। अब हम जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये पूरा जो m1 या और v1 यानी 1 नंबर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, गिवन सॉल्यूशन है, और 2 जो है यानी m2 और v2 ये क्या है, सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड, यानी नए नए सॉल्यूशन हमें क्या है ये बना रहे हैं, तो उसमें क्या कंसंट्रेशन रखनी है उसके लिए है। देखिए m1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल, उसका कितना वॉल्यूम लें कि नई वाली कंसंट्रेशन यानी पॉइंट जो है 25 कंसंट्रेशन का कितना बन जाए V2, यानी कि 2.5 लीटर बन जाए। ठीक है, तो देखिए 24.78 क्या आया था, मोलरिटी आई थी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई V1 इज इक्वल टू 0.25, इस सेकेंड वाले सॉल्यूशन की मोटी दी हुई ऑलरेडी 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2.5 लीटर, 2.5 लीटर है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा और आंसर आएगा 25.22 ml। ठीक है, इतना ml है। अब देखिए इसमें चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसमें से लगभग आधा चैप्टर जो है आपके कोर्स से हटा दिया गया है, बट जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी जो पोर्शन हटा है उससे रिलेटेड भी है, तो वो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको ऑलरेडी कट करवा दूंगा। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है यहाँ पर आप देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो मतलब जो सिलेबस में नहीं है उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये, कि क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक तो हमने सारे किए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आप छोड़ दें। ठीक है, उसी प्रकार ये ऐसा यूनिट पूछ रहा है मास की, तो वो केजी होती है। ठीक है, और प्रीफिक्सेस जो है अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब हटा दिया गया है। कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻6, डेका 10⁻9, मेगा 10⁻−6, गीगा 10⁻−15, और फेमटो ओनली 10 है ये। ठीक है, तो ये वैसे तो सिलेबस में नहीं है अभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि मैंने कट लगा रखा है, आप देखेंगे 13, 14 का तो हो गया, फिर 15 और 16 ये अपने कोर्स में नहीं है इस बार, तो इनको आप छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी several contaminated with chloroform supposed to be carcinogenic. The level of containment was uh, contamination was 15 ppm। ये जो यहाँ पर कंटेमिनेशन हुआ है तो उसका क्या जो लेवल है वो क्या है 15 ppm बाय मास। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, and the second is determine the molarity of the solution in the water sample। ठीक है, तो परसेंटेज बाय मास आप जानते हैं क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉरी डिवाइडेड बाय पार्ट्स पर मिलियन है ना, यानी डिवाइडेड बाय 10⁻16 और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है, क्योंकि 15 पार्ट है। 15 ppm का मतलब क्या है
कि 15 पार्ट है इन 1 मिलियन, ठीक है। और 1 मिलियन के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻6 होता है वो, दिस इज कॉल्ड मिलियन, ठीक है। तो परसेंटेज बाय मास क्या हो गया, 15 आउट ऑफ 10⁻6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻4 या 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म का मोलर मास हमको मालूम है कितना है, 118.5 मोल्स पर लीटर, ग्राम पर मोल, सॉरी, ठीक है। क्लोरोफॉर्म कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन हाइड्रोजन है कितने, ये हो गए, हाइड्रोजन भी एक ही है, ठीक है। Cl कितने हैं, 35.5, और वो हैं कितने, 3, तो टोटल मिलाकर के मोलर मास आया 118.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 100 ग्राम सैंपल में क्लोरोफॉर्म कितना है, इतना है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन यही तो आई 1.5 इंटू 10⁻⁻13, ठीक है। तो 100 ग्राम, क्योंकि ये परसेंटेज है तो हमने अगर 100 ग्राम ले लिया है सैंपल, तो जो परसेंटेज आया था वही क्या हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म है। तो एक में कितना होगा, 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 100, और 1000 ग्राम में कितना होगा, यानी 1 kg में मल्टीप्लाई बाई 1000, तो देखिए 1000 से 100 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 10 बचेगा ओनली, यानी 10⁻1, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट क्योंकि डिवाइड तो किया करेंगे ही हम, तो 1.266 1.266 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स, इस तरीके से ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में कुछ यहाँ साइंटिफिक नोटेशन है जो आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर भी हटा दिया गया है, राउंड अप करना भी जो है हटा दिया गया है इन जनरल, ठीक है। और ये भी कोई काम का नहीं है। देन उसके बाद में आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो मैंने क्वेश्चन कट किए हैं वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। और जिनको हम एक्सप्लेन करने हैं केवल वही कोड, वही जो है आपका क्वेश्चंस कॉपी के अंदर यानी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 23rd क्वेश्चन है, और ये भी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। तो इसको मैं करूँगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, आप खुद समझेंगे। अगर दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि हम लिमिटिंग रिएजेंट के 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए इसको आप खुद जो अटेंड करने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 24, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन react with each other produce ammonia according to chemical reaction, यही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस if 2 into 10⁻³ gram डाइनाइट्रोजन react with 1 into 10⁻³ dihydrogen, ठीक है। and what will be to reactant remain unreacted, or if yes which one and why would be its mass। तो ये पूरा जो है क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप जो है पूरा खुद ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे तो इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, लेकिन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी किए हैं, ठीक है। इसके आगे का यानी क्वेश्चन नंबर 24 से आगे का जो है अपन कल जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 23 में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग बताइएगा, ओके। थैंक यू।